जय हिंद एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं पटवारी, कनिष्ठ और फॉरेस्ट गार्ड की, उन एस्पिरेंट के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा आपको पता है कि उत्तराखंड के जो एग्जाम में सर आपका जनजाति से क्वेश्चन बनता है, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से करने वाले, जो आपके एग्जाम में काफ़ी 2 से 3 नंबर के हम आज को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब बात करूँगा सर यहाँ पे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सर वो जनजाति के परिधान आते हैं या उनके त्यौहार आते हैं या उनके प्रथाएं आती है, यानी कि कौन सी प्रथा बिलोंग करती है किस जनजाति से, आपसे पूछा जाता है। तो यानी कि आज से हम जो सेशन होने वाला है ऐसे 2 से 3 नंबर का आप काम कर लेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं जो यहाँ पर आज का जो सेशन है जो कि जनजाति से, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर जो थारू जनजाति है। तो एक दिन में हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आपका कंटेंट जो बनाएगा सर वो आपका थोड़ा सा कंटेंट के फॉर्म में बनाया, ताकि आपको सर पॉइंट टू पॉइंट बातें पता होनी चाहिए। तो नोट करना है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो थारू जनजाति है सर, उत्तराखंड में जो थारू जनजाति है उधम सिंह नगर ज़िले में पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो थारू जनजाति है उधम सिंह नगर में जो जिला है उत्तराखंड का, उसमें निवास करती है। ठीक है, मुख्य रूप से निवास करती है। अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड का जो उधम सिंह नगर है उसमें सर कौन से गांव है, कौन से गांव में निवास करती है सर? खटीमा हो गया, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज और 144 जो बाकी गांव है सर उनमें निवास करती है। इंपॉर्टेंट नोट कर लेना कि उधम सिंह नगर के मेन जो मुख्य है सर खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता और सितारगंज, यहाँ पर क्या करते हैं आपके थारू जनजाति निवास करती है। अब बात करने जा रहे हैं यहाँ पे जो पूछा था एग्जाम में, थारू जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे और कुमाऊं की क्षेत्र की सबसे बड़ा समुदाय है, जनजातीय समुदाय। ये भी याद रखना है आपको। थारू जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो यहाँ पे 1 नंबर यहाँ से आपको कर लेना कवर। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं उत्तराखंड के अलावा बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में भी सर यहाँ पे आपको नोट करना है कि उत्तर प्रदेश में भी लखीमपुर, गोंडा, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी सर आपका थारू जनजाति निवास करती है। और मैं बिहार की बात करूं तो बिहार के चंपारण और दरभंगा में यह जनजाति निवास करती है। तो उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार में भी यह जनजाति निवास करती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं कहानी को बताऊँ तो यहाँ पर जो उत्पत्ति, ठीक है, यानी कि अब जब ये आपका थारू जनजाति है, यानी कि इनका वंश कहाँ का है, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सबसे पहले जो एग्जाम में पूछा जाता है इनका जो गोत्र है, तो इनका गोत्र कौन कौन सा, ध्यान देना। इनका जो गोत्र, एक तो बड़बयाक है इनका गोत्र, ठीक है, भट्टा है, रावत है, वृत्य, महतो है, दहेत है, ये सारे इनके क्या हैं, गोत्र हैं। अब एग्जाम में पूछा था कि भाई थारू जनजाति का सबसे बड़ा गोत्र कौन सा हुआ, तो आपका सर ये आंसर होगा बड़बायक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भी है यहाँ पर बड़बायक यहाँ पर, ठीक है, यानी पहला कौन सा सबसे बड़ा थारू जनजाति का सबसे बड़ा जो गोत्र है ये आपका बड़बायक है। ये आपको नोट कर लेना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट से फैक्ट है। आगे सर कहानी को देखो, थारू वंश को किरात वंश का माना जाता है। ठीक है, किरात वंश का माना जाता है, गौर करना, किरात वंश का माना जाता है। और इसमें कई जातियां भी और उपजातियां भी। जो थारू वंश है वो सर किस वंश का, थारू जनजाति, वो किरात वंश का। ठीक है, आपको नोट करना है। ठीक है, अब थार जो जनजाति थी, थारू जनजाति, वो सर आई कहाँ से थी आपको, क्योंकि जो थारू जनजाति सर वो ऐसा माना जाता है कि जो राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, ठीक है, वहाँ पर जो महाराणा प्रताप के वंशज के माने थे, जो थार वंश है, ठीक है, जो थारू वंश है जो आपका राजस्थान का थार मरुस्थल है, वहाँ का जो क्या महाराणा प्रताप के वंशज के से यह माना जाता है, इनका नाम पड़ा है थारू। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं यहाँ पर थार मरुस्थल से, और महाराणा प्रताप के वंशज कहने के कारण क्या थारू नाम पड़ा इनका। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। किरात इनका वंश हुआ। ठीक है, गोत्र कौन सा हुआ सबसे बड़ा जनजाति जो आपका थारू जनजाति है, सर आपका कौन सा हुआ, बड़बाई। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपके आ सकती है। अब बात करते हैं सर भाषा की। जो थारू जनजाति की जो भाषा है, ठीक है, तो सर इसकी जो बात करूँ, इनकी कोई अपनी भाषा नहीं है। ठीक है, जो थारू जनजाति की है इनकी कोई भाषा नहीं है। ये जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ की भाषा सीख लेते हैं, वहीं की भाषा में ढल जाते हैं और वहीं की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इनकी कोई अपनी भाषा नहीं है, जिस भाषा के क्षेत्र में निवास करते हैं उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, उत्तराखंड में जो ये थारू जनजाति है राज्य में, वो किस भाषा का यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं सर आपका अवधी करते हैं, मिश्रित पहाड़ी करते हैं, नेपाली करते हैं, भावरी करते हैं। ठीक है, तो ये सर आपका उत्तराखंड में ये भाषाओं का ये प्रयोग करते हैं, ये गौर करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अवधी, मिश्रित पहाड़ी, नेपाली और भावरी, भाई ये आपका पूछा जाता है एग्जाम में, थारू जनजाति का जो भाषा है। अब इनसे भी इंपॉर्टेंट सर आपका जो वेशभूषा होती है, जो परिधान होते हैं इनके, ठीक है, जो इनके वेशभूषा, जो थारू जनजाति के वेशभूषा और परिधान, तो जो वहाँ के पुरुष पहनते हैं धोती, लंगोटी, ठीक है,
आंगा कुर्ता टोपी सावा पहनते हैं भाई, ठीक है। ये तो उनके पुरुष का परिधान है, भी नोट कर लेना है, ठीक है। और वहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आपका जो इनके क्या होती है, जैसे हिंदू अपने सर पे चोटी रखते हैं, वो सर आपका क्या है, हिंदू ये आपका जो थारू जो जनजाति के पुरुष है वो अपने सर पे क्या रखते हैं, चोटी रखते हैं, लंबी चोटी, ठीक है। ये भी आपको नोट रखना है, चोटी रखते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे जो स्त्रियां हैं रंगीन लहंगा, काली ओढ़नी और चोली और बूटेदार कुर्ता पहनती है। गौर करना, जो यहाँ की जो महिलाएं हैं थारू जनजाति के, रंगीन लहंगा, काली ओढ़नी, चोली और बूटेदार कुर्ता पहनती है और अपने शरीर पे ये क्या करती है, गोदना गुदवाती है। गोदना गुदवाती का मतलब हुआ कि अपने शरीर में क्या, जैसे हम टैटो गुदवाते हैं वैसे ये यहाँ की नारियाँ क्या करती है, गोदना गुदवाती है। और ये पीतल, चांदी और काष्ठ के आभूषण पहनती है। गौर करना, ये पीतल, चांदी और काष्ठ के आभूषण पहनती है। ये आपका था थारू जनजाति का परिधान। अब बात करने जा रहे हैं यहाँ पर थारू जनजाति का आवास, ठीक है। जो थारू जनजाति का जो आवास होता है वो कैसे होता है भी आपको पूछा है। तो ये जो मुख्य घर होते हैं, जो इनके जो घर होते हैं मुख्यतः लकड़ी के पत्ते और नरकुल के बने होते हैं। तो यहाँ के लकड़ी, पत्ते और नरकुल के घर बने होते हैं और दीवारों पर सुंदर सी चित्रकारी या कलाकारी होती है भाई, ठीक है। और इनके जो पशु के जो जगह है यहाँ पर, जहाँ पे पशु वाला है इनका, पशु गौशाला जो भी है, उनके घर के सामने एक छोटा सा पूजा का स्थान होता है भाई, ठीक है। पूछा जाता है कि यहाँ पर कि थारू जनजाति के घर कैसे होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं और उनके घरों पे चित्रकारी की जाती है, मतलब दीवारों पर, ये भी आपको याद रखना है। बात करूँ सर यहाँ पे जो इनका धर्म होता है, इनका धर्म, ठीक है, जो इनका धर्म है वो सर यहाँ पे आपका थारू जनजाति का धर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो थारू जनजाति जो है वो हिंदू धर्म को मानती है, ये आपका पता होना चाहिए। और इनके जो देवी देवता कौन कौन से, तो ये पछुआ वन हुआ इनका देवता, ठीक है, खड़गा भूत हुआ इनका देवता, नगरयाई देवी इनकी देवी हुई, भूमिया कुलवा देवी देवताओं का ये, और भूत प्रेतों के अपने, और ये भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं भाई, ठीक है। और इससे खास बात की ये यहाँ से एग्जाम में पूछा कि ये अपने देवताओं को बलि भी चढ़ाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके कि कौन सी जनजाति अपने देवता को बलि चढ़ाती है, तो यहाँ पे थारू जनजाति हुई, ठीक है। भूत प्रेतों की सर यहाँ पे पूजा करने वाली भी ये जनजाति हुई, अपने पूर्वजों की पूजा करने वाली ये हुई, ठीक है। पूछा पछुआ वन के कौन से जनजाति का देवता हुआ, या आपसे एग्जाम में पूछे खड़गा भूत कौन सा देवता का, कौन सी जनजाति का देवता है। आपसे पूछ सकता है कि नगर याई देवी कौन सी जनजाति की देवी। तो आपका ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ताकि मैंने आपका शॉर्ट में ये चीज़ें करी थी, ताकि आपको फटाफट से टाइम के हिसाब से आप इसे पढ़ लो, यानी एग्जाम में सर यहाँ पे 1-2 नंबर आपके आ जाए। बात करने वाला पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, वो थारू जनजाति की प्रथा, कि थारू जनजाति की प्रथा कौन सी, ये आपसे पूछे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर करना, क्योंकि प्रथा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी जनजाति की प्रथा सीधा एग्जाम में उठा के पूछ लेता है, तब आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो इनमें जो सबसे पहले जो इनकी प्रथा थी वो थी आपका दल बदला, ठीक है, जो विवाह बदला, ठीक है। तो बदला विवाह प्रथा, जो इनका जो सबसे पहली प्रथा बदला विवाह प्रथा थी इनकी, गौर करना, ये इनका प्रचलन था। थारू जनजाति का कौन सा था, बदला विवाह प्रथा था, जिसमें क्या होता है कि जिसमें बहनों का आदान प्रदान का प्रचलन था भाई, ठीक है। इसका मतलब बहनों का आदान प्रदान का प्रचलन था। फिर उसके बाद सर तीन टिक्की भी है, कौन सी किसकी प्रथा है, थारू जनजाति की, ठीक है। और पक्की पौड़ी जो होती है भी थारू जनजाति की एक रस्म है, एक प्रथा है। इसका जो मतलब है दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय हो जाने को क्या कहते हैं, पक्की पौड़ी कहते हैं। ये भी आपके से क्वेश्चन टूट कर भी पूछता है आपसे कि यार दोनों पक्ष की ओर से विवाह तय करने को क्या कहते हैं, तो पक्की पौड़ी कहते हैं थारू जनजाति में, ये आपको पता रहे। और जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है सर वो है अपना पराया, ठीक है। तो ये अपना पराया भी इनकी एक प्रथा है जो आपसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हर बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो थारू जनजाति में जो ये होता है अपना पराया, तो थारू जनजाति में जो विवाह की जो सगाई की रस्म होती है उसे कहते हैं अपना पराया। गौर करना, जो सगाई की रस्म होती है उसे क्या कहते हैं, थारू जनजाति में अपना पराया कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब ये नेक्स्ट जो प्रथा है सर वो है थारू जनजाति बात कट्टी, ठीक है। बात कट्टी जो प्रथा है सर थारू जनजाति की, तो जब विवाह की जो डेट फिक्स होती है उस रस्मों को कहते हैं आपका बात कट्टी कहते हैं भाई, ठीक है। ये थारू जनजाति की एक रस्म हुई, ठीक है, गौर कर लेना यहाँ पर। अच्छा, चाला रस्म जो हुई, नेक्स्ट वन चाला रस्म हुई, तो ये भी सर थारू जनजाति की एक रस्म हुई, चाला रस्म। ये क्या होता है सर आपका, थारू जनजाति की लड़की स्थायी रूप से जब अपने पति के घर जाती है, तो विवाह के 2-3 माह बाद जब चैत्र वैशाख में सब अपने वापस आती है घर, तो इस रस्मों को कहते हैं आपका चाला कहते हैं। ये भी कौन सी रस्म है आपकी, थारू जनजाति की रस्म है, ठीक है। आगे सर बातचीत करते हैं थारू जो दूसरी सर जो इनकी प्रथा सर हुआ विधवा विवाह प्रथा थी इनकी, जो गौर करना थारू जनजाति की विधवा विवाह प्रथा थी। ये भी आपका कौन सी जनजाति में हुई, ये भी सर आपका थारू जनजाति में हुई। आगे बातचीत करते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट है थारू जनजाति के त्यौहार। जो थारू जनजाति के त्यौहार है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार ये नोट कर लेना, ठीक है।
थारू जनजाति के त्यौहार वही हैं जो हमारे हिंदू के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे देखो, दशहरा, होली, दीपावली, ये इनके त्यौहार हैं। लेकिन सर इनका जो प्रमुख जो एग्जाम में पूछा था, इनका त्यौहार क्या है, इनका त्यौहार है बजहर त्यौहार। गौर करना, बजहर इनका त्यौहार है। जो थारू जनजाति का है उनका जो त्यौहार है सर वो कौन सा है, बजहर त्यौहार है, जो कि सर जेठ और बैसाख के महीने में मनाया जाता है और होली के 8 दिन तक ये मनाया जाता है। गौर करना, होली के 8 दिन तक मनाया जाता है। अब थारू जनजाति का जो मुख्य त्यौहार है वो सर बजहर है, ठीक है। बजर है, बजहर। गौर करना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ सर यहाँ पर, अब इनका नृत्य भी पूछा जाता है आपसे। थारू जनजाति का जो नृत्य है सर वो कौन सा है, खिचड़ी नृत्य, ठीक है। यानी कि जो स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं दोनों, वो सर कौन सा नृत्य है, खिचड़ी नृत्य है। तो ये सर आपके इंपॉर्टेंट से फैक्ट हुए, ठीक है। तो यहाँ से जो एग्जाम में आते हैं सर, आपका क्या हो गया, थारू जनजाति का जैसे आपका परिधान हो गया, ठीक है, उनका आवास हो गया, ठीक है, उनका प्रथाएं जो इंपॉर्टेंट है, प्रथाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करने वाला जो ये आपका जो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया मैंने यहाँ पर लास्ट जो यहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, निम्न में से किस त्यौहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो किस त्यौहार को खिचड़ी नृत्य के रूप में करते हैं, करते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो होली, दीपावली, ठीक है, नाग पंचमी, दशहरा। तो ये आपसे पूछा गया है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पिन करोगे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। फटाफट से पिन करना। और कल नेक्स्ट जो होगा सर आपका जो जनजातियों की ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्ट लाऊंगा, ठीक है। भोटिया जनजाति, हालांकि बुकों में सब मेंशन है, ऐसा नहीं कि मैंने बनाया, बुकों में मेंशन। मेरा जो पर्पज़ है यहाँ पर आपका टाइम बचाना, ठीक है। टाइम थोड़ा सा कि आपको क्या कम टाइम भी बच रहा है, आपका कंटेंट थोड़ा सा क्वालिटी वाला हो, तो वो मेरा पर्पज़ है, ठीक है। और इस बार सिलेक्शन लेना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।